हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे इस बार परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे परचेज कर लें और इसे परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। उसने मुझसे कहा कि चलो वॉक पर चलते हैं। तो देखो, जब आप यहाँ पर नरेशन इसका चेंज करोगे तो सबसे पहले ध्यान देना सेंटेंस में किस चीज़ का बोध हो रहा है। यहाँ पर प्रपोज किया जा रहा है बाहर घूमने के लिए, वॉक पर जाने के लिए। तो हमें सबसे पहले तो ही प्रपोज्ड का यूज करना होगा। सेड की जगह पर हम प्रपोज्ड का यूज करेंगे और फिर दैट लगाकर लेट की जगह हमें दे कर देना है। और जब भी आपको नरेशन चेंज करना है और प्रपोजल जैसे शब्द आए सेंटेंस में, तब वहाँ पर शुड या फिर वुड का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दे के साथ में शुड का यूज होगा और लास्ट में जो हमारा वर्ब दिया गया था गो आउट फॉर वॉक, उससे लिख देना है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। PQRS, द ऑर्डर ऑफ 1 and 6 इज करेक्ट बट PQRS आर जम्बल्ड अप। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पर 6 पार्ट दिए गए हैं एक सेंटेंस का, जिसमें से पहला और लास्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है। बीच के 4 पार्ट को आपको असेंबल करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए कैसे असेंबल होगा यह। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए। पहला सेंटेंस दिया गया है इन द मीन टाइम, यानी कि बहुत ही कम समय में। तो बहुत कम समय में क्या किया जा रहा है। अगर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे तो केवल ऑप्शन ए सुटेबल बैठ रहा है कि इन द मीन टाइम दे आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर ए, यानी कि बहुत ही कम समय में वे लोग बिजी हैं प्रिपेयर करने में। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद देखेंगे तो देखिए फर्स्ट और सेकंड लाइन तो बिल्कुल यहाँ पर कोई मीनिंग इसका आता ही नहीं है। प्रिपेयर करने में बिजी हैं, लॉन्ग सीजन टू सेलिब्रेट, यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। तो अगला हमें सेंटेंस देखना होगा कि अब क्या सेलिब्रेट करने के लिए। तो देखिए, टू सेलिब्रेट 2 डिकेड्स ऑफ देयर प्रेजेंस। और कहाँ में प्रेजेंस है, तो इन द आर्ट सीन ऑफ न्यूयॉर्क विथ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स। आप सभी को मालूम है कि विथ के साथ में प्रीपोजिशन यहाँ पर आर्टिकल फिर से आगे आएगा। तो इस तरह से जब आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करोगे तो अपने आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस आपका सिंबल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या होगा पूरा सेंटेंस, इन द मीन टाइम दे आर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग सीजन टू सेलिब्रेट 2 डिकेड्स ऑफ देयर प्रेजेंस इन द आर्ट्स इन न्यूयॉर्क विथ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स। अगला क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है थ्रू एंड थ्रू। इसका मतलब क्या होता है। थ्रू एंड थ्रू का मतलब है पूरी तरह से, यानी कि इंटायरली। सो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में आपको हजार्ड का सिनोनिम बताना है। और हजार्ड का मतलब क्या होता है। हजार्ड का मतलब होता है खतरनाक या फिर जोखिम। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा। बी ऑप्शन है एरोगेंस, जिसका मतलब होता है गर्व या फिर प्राइड। सी ऑप्शन है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है समतल या फिर मैदान। और डी ऑप्शन है डेंजर। तो हजार्ड का जस्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डेंजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको ग्रेसियस का सिनोनिम बताना है। और ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दयामय या फिर दयालु। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है जो बहुत ही सुंदर हो। सेकेंड ऑप्शन है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है काइंड हार्टेड मैन, यानी कि जो दयालु हो। सी ऑप्शन में र्यूड। र्यूड का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर रूखापन।
और डी ऑप्शन है रिस्ट्रेंड। रिस्ट्रेंड का मतलब होता है नियंत्रण में। तो ग्रेसियस का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो दयालु हो, काइंड हार्टेड हो, और जस्ट डिग्निफाइड का मतलब यही होता है काइंड हार्टेड, जो कि दोनों सिमिलर है। सो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है रस्टिक का एंटोनिम। रस्टिक का एंटोनिम बताना है, और रस्टिक का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों गवार या फिर देहाती। तो देखिए सबसे पहले चारों ऑप्शंस का मतलब समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रूरल। रूरल का मतलब है ग्रामीण जीवन। बी ऑप्शन में अनसिविलाइज्ड, जिसका मतलब होता है असभ्य। सी ऑप्शन है रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब है यहाँ पर शहरी। और डी ऑप्शन है इनह्यूमन। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। तो मैंने आपको रस्टिक का मतलब बताया था गवार या फिर देहाती, और इसका जस्ट अपोजिट है रिफाइंड, जिसका मतलब होता है शहरी। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सॉलिसिट का एंटोनिम बताना है, और सॉलिसिट का मतलब होता है यहाँ पर मांगना या फिर प्रार्थना करना, निवेदन करना। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रीट। इंट्रीट का मतलब है विनती करना। यह तो होगा नहीं क्योंकि सॉलिसिट का जस्ट यह सिमिलर है, सो यह सिनोनिम हो सकता है। ऑप्शन बी में इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है प्रार्थना करना, यह भी सॉलिसिट का सिनोनिम है। सी ऑप्शन में अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण या रणनीति। और डी ऑप्शन है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध करना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सॉलिसिट का मतलब है विनती करना, प्रार्थना करना। इसका जस्ट अपोजिट है प्रोटेस्ट, जिसका मतलब होता है विरोध करना। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अग्रेसिवनेस, अट्रैक्टिवनेस एंड बॉरिशनेस, इन तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, जबकि मैनलीनेस का स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया गया है। इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा MANLINESS, और मैनलीनेस का मतलब होता है बहादुरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। गवर्नमेंट बाई वन, यानी कि वैसी सरकार जो केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता हो, इसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखिए खाली स्थान आपको भरना है। ही विल नॉट गो देयर डैश इट स्टॉप रेनिंग, यानी कि वो वहाँ नहीं जाएगा जब तक कि बारिश ना रुक जाए। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? 14th में यूज करेंगे अनटिल का, यानी कि वो वहाँ तब तक नहीं जाएगा जब तक बारिश नहीं रुक जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ही इज एज टॉकेटिव एज ए। तो देखिए यहाँ पर एक फ्रेज दिया हुआ है एज टॉकेटिव एज, यह होता है मैगपाई, क्योंकि मैगपाई बहुत ज़्यादा बोलता है, जिस कारण से एक फ्रेज बनाया गया है एज टॉकेटिव एज ए मैगपाई। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। डीजल इज सोल्ड डैश लीटर। प्रीपोजिशन यूज करना है 16th क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए वाई द का यूज होगा, बाई प्रीपोजिशन और द आर्टिकल का। यहाँ पर क्या होगा? डीजल इज सोल्ड बाई द लीटर, यानी कि जो डीजल है वो लीटर के रूप में बेचा जाता है। यहाँ पर वाई द लीटर कहने का मतलब है कि लीटर के रूप में बेचा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इट इज आई हु डैश रिटन दिस लेटर। तो देखो 17th क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा हैव का। इट इज आई हु हैव रिटन दिस लेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ही वाज डैश टॉल देन हैंडसम, यानी कि यहाँ पर वो ही वाज मोर टॉल देन हैंडसम, यानी कि वो सुंदर से ज़्यादा लंबा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM डैश 9 AM। तो देखो 19th में आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। यहाँ पर क्या होगा? एंड का यूज किया जाएगा। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 9 AM, यानी कि 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। द कॉलेज इज डैश 4 PM। तो 20 क्वेश्चन में क्या यूज किया जाएगा? यहाँ पर देखो 2 तरह के कंडीशंस बनते हैं। अगर कॉलेज के साथ में कोई वर्ब यूज किया हुआ रहता तब हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका मतलब हो जाता कि मान लो द कॉलेज क्लोज्ड एट 4 PM। इसका कहने का मतलब यह है कि कॉलेज 4 बजे बंद हो जाता है।
तो ऐसे वाक्य के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, तो हमें ओवर एट का यूज करना होगा। द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। इसका भी मतलब वही होता है कि कॉलेज जो है वो 4 बजे बंद हो जाएगा। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी टाइम के साथ में वर्ब दिया हुआ हो तो आप एट प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं दिया गया था, तो हमें सबसे पहले ओवर का यूज करना पड़ा और फिर एट का। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को रोकिए और एक बार इस पैसेज को खुद से पढ़िए, उसके बाद हम देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चित्रेश दास। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चित्रेश दास के बारे में करेक्ट नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही मेड कथक पॉपुलर एमंग इंडियन कम्युनिटी इन अमेरिका। उन्होंने कथक को इंडियन कम्युनिटी जो अमेरिका में रहते हैं उनके बीच पॉपुलर किया। यह बिल्कुल करेक्ट है, आपको मैं पैसेज में इस लाइन को दिखाऊंगा। इसके बाद है, ही इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रीच्ड कथक टू अमेरिकन डांसर्स। यह भी बिल्कुल करेक्ट है कि उन्होंने कथक को अमेरिकन डांसर्स को सिखाया। और जो लास्ट का ऑप्शन है, ही सेटल्ड ऑन अ बे साइड ऑफ अमेरिका, यह भी करेक्ट है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, ही ब्राउट सेवरल अमेरिकन डांसर्स टू इंडिया, इसके बारे में पैसेज में कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई है। बाकी के 3 स्टेटमेंट्स देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ही सेटल इन बे एरिया 30 ईयर्स अगो, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है, आपका डी स्टेटमेंट जो था। इसके अलावा इस्टेब्लिशिंग कथक एमंग अमेरिकन डांसर्स एंड द इंडियन डिस्पोरा, तो आपने यहाँ पर देखा कि तीनों स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो बी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन, इसके बारे में कहीं पर भी पैसेज में चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स आर। इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स कौन हैं? तो वे लोग हैं, दे नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोलिफरेट देयर कल्चर इन अनदर कंट्री। यानी कि जो इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वे दूसरे कंट्री में जाकर भी अपने कल्चर को फ्लोरिश कर सकें, अपने संस्कृति को बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल इंडोमेंट अवार्ड इज गिवन। नेशनल इंडोमेंट अवार्ड किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डांस। डांस के फील्ड में जिसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है उन लोगों को। और लास्ट क्वेश्चन है, इमिग्रेंट्स आर दोज। इमिग्रेंट्स किसे बोलते हैं? कल मैंने एक 1 वर्ड वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैं आपको पढ़ाया था इमिग्रेंट्स किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वहाँ पर मैंने आपको टॉप इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाया है। इमिग्रेंट्स वैसे लोगों को बोला जाता है दोस्तों जो हु हैव सेटल इन एनी कंट्री फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से किसी दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो जाते हैं, स्थायी रहने लगते हैं। वैसे पीपल को इमिग्रेंट्स यानी कि आप प्रवासी बोलते हैं। सो गाइज, आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो कर लें।